Hello students, मैं हूँ सी श्रुति गर्ल and welcome to Current Professional Academy. Today we will start a new chapter, chapter 8 Partnership Accounts, and we will start with Unit 1 Introduction to the Partnership Accounts. Partnership वाला जो overall chapter है, it is one of the longest chapter of CA Foundation Accounts, जिसके लिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है. बस कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने हैं एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. एंड देन कितना भी बड़ा चैप्टर हो, कितना भी डिफ़िकल्ट चैप्टर हो, आपसे बहुत आसानी से बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी. सो बिफोर स्टार्टिंग पार्टनरशिप चैप्टर और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है. अभी तक हमने देखा सोल प्रोप्राइटर्स. सोल प्रोप्राइटर्स में क्या होता है कि एक अकेला इंडिविजुअल, एक अकेला बेचारा अपना बिजनेस कर रहा होता है, तो पूरी मेहनत 100%, इनकम भी 100% उसकी होगी, लेकिन लॉस भी 100% होगा उसका. एंड अगर कुछ इन्वेस्ट करना है, मनी अगर कोई लगानी है बिजनेस में, तो 100%. मतलब एक बेचारा वक्त का मारा सारी मेहनत करेगा. और भगवान की कृपा से अगर उनका बिजनेस एक्सटेंड हो जाता है, अब बिजनेस ऊंचाइयां छूने लगा, तो जितनी ऊपर बिजनेस जाएगा उतना ही गिरने का डर बढ़ते जाएगा. मतलब जैसे जैसे बिजनेस ऊपर जाएगा वैसे वैसे बिजनेस में रिस्क बढ़ते जाएंगे, पैसे की ज़रूरत बढ़ते जाएगी, मेहनत बढ़ते जाएगी, और एक पर्सन के लिए उसे संभालना मुश्किल होते जाएगा. अब वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, काश कोई मेरे साथ होता, लेकिन उसका कोई भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके साथ बिजनेस संभाल सके. सब अलग अलग प्रोफेशन में हैं. अब ये आदमी उनसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं बना सकता, फैमिली बिजनेस भी नहीं चला सकता. उसके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो उसके साथ बिजनेस कर सके. अब ये वहाँ से हो गए सैड. अब इनका फेस हो गया सैड. अब मैं क्या करूँ, अगर बिजनेस बढ़ता है तो मैं संभाल नहीं पाऊँगा, और इतना ही बिजनेस होता है तो मैं ग्रो कैसे करूँगा बिजनेस में. फैमिली में कोई ऐसा है नहीं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो. फिर उससे मिला एक इसका फ्रेंड मिस्टर बी, जो बोला भाई तू परेशान क्यों होता है, मैं तेरे साथ करूँगा बिजनेस, मैं मदद करूँगा तेरी बिजनेस में. लेकिन अब वो उसका दोस्त है, तो वो उसको एज एन एम्प्लॉय भी नहीं रख सकता. तू तो मेरा दोस्त है, तुझे मैं एम्प्लॉय के रूप में कैसे रख सकता हूँ. तब मिस्टर बी ने बोला तो भाई तू मुझे अपना पार्टनर बना ले बिजनेस में, मैं प्रॉफिट भी शेयर करूँगा, लॉस भी शेयर करूँगा, पैसे भी लगाऊंगा और पूरी मेहनत भी करूँगा. हम दोनों साथ में मिलके बिजनेस चलाएंगे. फिर मिस्टर ए बिकम्स हैप्पी कि अब मेरे साथ कोई तो आया है. लेकिन मिस्टर ए को लगा इसकी लीगैलिटी क्या है, ऐसे कोई पार्टनर बन सकता है क्या, ऐसे कोई बिजनेस में ना एम्प्लॉई है, ना फैमिली है, ना शेयर होल्डर है, तो बिजनेस कैसे शेयर कर सकता है. तब मिस्टर बी ने बताया पार्टनरशिप एक्ट के बारे में. पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, 2 और मोर पर्सन्स कैन डू बिजनेस टुगेदर. और वो उस वक्त क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स, जो कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, मतलब बिजनेस में पैसा लगाएंगे और साथ मिलके बिजनेस चलाएंगे. दे आर कॉल्ड पार्टनर. एंड एज पर पार्टनरशिप डीड, मतलब उनका जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. पार्टनरशिप एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो हम एक स्टैंडर्ड लिस्ट दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, लेकिन बिल्कुल ज़रूर कीजिए, साथ में कीजिए. अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो साथ में कीजिए, लेकिन बिजनेस कीजिए. ये पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है. तो इस तरीके से जब एक आदमी से बिजनेस संभल नहीं पा रहा है, किसी का सपोर्ट चाहिए, फैमिली भी साथ नहीं है, तो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ आदमी बिजनेस शुरू करता है और उसको लीगैलिटी प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. और उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कैसे करनी है हमें ये समझना होगा.
सबसे पहले इंट्रोडक्शन की पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अभी जो हमने स्टोरी में देखा, मिस्टर ए को वर्कलोड बढ़ने के कारण, फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्क शेयरिंग के लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है इस प्रकार की पार्टनरशिप के बारे में। डिफरेंट सेक्शन, जब आप लॉ पढ़ रहे होंगे सीए फाउंडेशन के लिए, तो वहाँ पे आपने पार्टनरशिप एक्ट देखा होगा। उसी का कुछ सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स हैं आपको समझने के लिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। एंड आई नो कि आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा हुआ है लॉ के सब्जेक्ट में, उससे आपको बहुत अच्छे से पता है पार्टनरशिप क्या होता है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स, और ये टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये प्रॉफिट इंक्लूड नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कभी मिस्टर बी बोलेगा मैं प्रॉफिट और लॉस शेयर करूंगा, मनी इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेहनत तुझे ही करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों के बिहाफ में काम कोई भी कर सकता है। क्या शेयर कर रहे हैं, क्या एग्रीमेंट से, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 2 और मोर पर्सन जब ये एग्रीमेंट करते हैं कि हम साथ में बिजनेस चलाएंगे, तो वो एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, हो सकते हैं वो एग्रीमेंट लिख के करें या फिर केवल बोल के करें। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अगर डिसाइड करते हैं तो उससे बनेगी क्या, पार्टनरशिप डीड बनेगी। पार्टनरशिप डीड बनेगी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं तो, और टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। रिटन एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है। अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट पार्टनरशिप। सेकेंड नंबर का फीचर क्या है, एक बिजनेस, पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस होना ज़रूरी है। वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि पार्टनरशिप कर रहे हैं घूमने जाने के लिए, पार्टनरशिप कर रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो ये 1932 में कवर नहीं होगा। जब कोई बिजनेस होगा तभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो बिजनेस वो एग्रीमेंट कवर होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सेक्शन 4 है जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन, उसमें लिखा है कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब लॉस शेयर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, लॉस। तो जो माइनर पार्टनर होता है केवल वो प्रॉफिट के लिए केवल शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। बाकी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, जो कुछ भी है प्रॉफिट या लॉस वो अपने जो भी उनका प्रपोर्शन है, जो भी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का, उसमें दे विल शेयर आइदर प्रॉफिट और लॉस। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सपोज 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, तो तीनों एक दूसरे के काम के लिए म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी ये बोल के नहीं बच सकता कि तो मिस्टर ए ने किया, हमें नहीं पता। जो भी कोई एक पार्टनर भी काम करते हैं तो दे 3 आर म्यूचुअली इन्वॉल्व, एक ने भी किया है तो मानेंगे तीनों ने मिलके किया है। इट मीन्स दैट म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, बिजनेस इज टू बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक भी कर रहे हैं तो वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबके बिहाफ में कर रहे हैं। Thus, if the person carrying on business act not only for himself but for others also, they stand in the position of principal and agents and they are partners. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम होते हैं 2 एंड मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं पर कंपनीज एक्ट में बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मेंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। अभी देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर नहीं होती है, ये 1932 में कवर नहीं होती है। तो पहले हम पार्टनरशिप
एक्ट 1932 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये जो 1.3 है ये हम लास्ट में समझेंगे, क्योंकि जब तक पार्टनरशिप का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो विल फर्स्ट अंडरस्टैंड 1932, उसके जो भी एक्ट्स हैं एंड प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या होती है क्या नहीं, देन वी विल अंडरस्टैंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड देन डिफरेंस बिटवीन LLP and normal partnership we will learn. So 1.3 and 1.4 we will do later. Now main clauses in a partnership deed, partnership deed में main clauses किस किस बारे में होने चाहिए, क्या जब हम एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना रहे हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी हमारे पार्टनरशिप की। हम जब बिजनेस कैरी करेंगे तो ऑब्वियसली 2 और मोर पर्सन से 50 मेंबर्स तक हैं, तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वरना बाद में लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और उसके बजाय हम रूल बुक बना लेंगे तो उसको फॉलो करेंगे और कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो वही रूल बुक, वही टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ मिलेंगे, पार्टनरशिप डीड में। ये एक तरीके से एग्रीमेंट पेपर है जिसमें ये लिखा होता है कि पार्टनर्स किस तरीके से आपस में काम करेंगे, किस तरीके से पार्टनरशिप हमारी चलेगी, और ये रूल्स होते हैं तो बहुत आसानी से बिना लड़ाई झगड़े के काम होता चला जाता है। अदरवाइज रूल्स नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले डिसाइडेड नहीं है, तो डिस्प्यूट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर इज गवर्न्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सब कुछ कवर करे टू अवॉइड द डिस्प्यूट लेटर ऑन। इट इज़ यूजुअल देयरफॉर टू फाइंड द फॉलोइंग क्लॉजेस। क्या क्या जनरल क्लॉज है कि पार्टनर का नेम एंड फर्म का नेम, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस की बिजनेस कब शुरू करना है एंड कब तक करना है। एट विल भी हो सकता है कि जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक, या फिर 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, इस तरीके से पार्टनरशिप का हमारा काम शुरू हो सकता है। एट विल का क्या मतलब है, आपने लॉ पढ़ा है। एट विल का मतलब आपको पता है कि जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक बिजनेस कैरी कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितना इंट्रोड्यूस करेगा, देन अमाउंट कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा हर एक पार्टनर को, कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, देन कैपिटल्स पे और ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर्स को, एंड प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी तो किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, और क्या ड्यूटीज़ होंगे पार्टनर्स के, किसका क्या काम होगा, किसके क्या राइट्स होंगे। गुडविल कैसे वैल्यूएशन करेंगे, अभी गुडविल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, तब पता चल जाएगा। देन रिटायरमेंट के समय पेमेंट करने का क्या प्रोसीजर होगा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस करते करते डेथ कर जाता है तो उसके लीगल हेयर्स को क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको कैसे शेयर्स मिलेंगे। देन अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर तो उसके लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब बिजनेस के स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, बिजनेस खत्म होने तक क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकते हैं और उस वक्त हम क्या क्या तरीके से काम को करेंगे ताकि कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो और स्मूथली काम हो जाए, वो सब लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि वो ओरल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो रेस्ट्रिक्ट द पार्टनर्स और फर्म फ्रॉम टेकिंग एनी लीगल एक्शन। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तभी लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं, अनलेस अदरवाइज आप रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है मतलब लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है तो लीगल एक्शन भी नहीं। रजिस्टर्ड करा लिया मतलब फॉर्म का लीगल एग्जिस्टेंस हो गया और उसके बाद आप उसमें लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैसे सपोज पार्टनर को कोई डिस्प्यूट हुआ तो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो आर्बिट्रेशन, कोर्ट केसेस ये वो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो बिजनेस तो कैरी कर सकते हैं, बिजनेस विल बी लीगल, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर फिर डिस्प्यूट्स सॉल्व करने के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। ऑफन देयर इज नो रिटन पार्टनरशिप डीड, और होती भी है तो कुछ कुछ मैटर्स पे साइलेंट होती है। इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि कैसे क्या ट्रीटमेंट होना है। तो डीड में नहीं है तो वही एक्ट के प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे, अगर डीड है
तब तो कोई टेंशन ही नहीं, डीड जो बोल रही है वही करेंगे। लेकिन अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो किसकी बात मानेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस की बात मानेंगे। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या बातें आपको माननी पड़ेंगी? ये कहते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, पार्टनर लोन दे रहा है तो उसे 6% पर एनम का लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वो तो बिजनेस का काम कर रहे हैं, वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, सैलरी क्यों लेंगे? ओनर सैलरी लेता है या प्रॉफिट? बिल्कुल, क्या लेता है ओनर? प्रॉफिट। और पार्टनर क्या है? पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के ओनर, और जब वो ओनर है तो क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। जबकि सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ओनर तो बिजनेस में काम करता है और उसको उसके लिए प्रॉफिट या लॉस मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है। और ओनर किस प्रपोर्शन में शेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉस? इक्वल। चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई है, कम कैपिटल लगाई है या ज़्यादा कैपिटल लगाई है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस शेयर करेंगे। अगर डीड है तो डीड में 2:3:4 या जो भी रेशियो लिखा है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। लेकिन डीड नहीं है तो सैलरी रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि ओनर सैलरी नहीं लेता, और प्रॉफिट भी इक्वली शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल कितनी भी इन्वेस्ट की उससे मतलब नहीं है, ऑल द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो केवल नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं या नॉमिनल इनकम होती है। ओनर तो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा ही, और ज़रूरत पड़ेगी तो ड्राइंग भी करेंगे। इसलिए नॉर्मल केसेस अनलेस अदरवाइज कोई पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किए जाएंगे। और अगर पार्टनर कोई लोन दे रहा है बिजनेस में, कैपिटल की बजाय कोई लोन दे रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी? 6% पर एनम। पार्टनर क्योंकि लोन दे रहा है बिजनेस में तो वो अपना ही बिजनेस है, इसलिए कंसेशनल रेट पे क्या रेट फिक्स की गई है? 6% पर एनम। पर ये सारे रूल्स कब एप्लीकेबल होंगे? जबकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके अलावा कुछ और प्रोवाइड किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। और सैलरी नोट में क्या लिखा है? सैलरी तभी पेमेंट की जाएगी जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए पार्टनर्स को सैलरी तभी मिलेगी जब प्रॉफिट होगा। अदरवाइज पार्टनर्स को कैपिटल सैलरी नहीं दी जाएगी। पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तभी केवल सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज दे विल नॉट बी गिवन सैलरी। अब देखिए बॉक्स में इन्हीं एग्जाम्पल्स, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए। लेट्स रीड एग्जाम्पल नंबर 1। A and B commenced a business in partnership on 1st January 16. नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसकी बात मानेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। दे ओरल भी नहीं और रिटर्न भी नहीं, तो दे कंट्रीब्यूटेड 40,000 एंड 10,000 एज कैपिटल। इन एडिशन ए ने एडवांस भी दिया है 20,000 का ऑन 1 जुलाई 2016। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन लोन पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। A met with an accident and could not attend to the partnership business up to 30 June 2016. The profit for the year ended 31st December amounted to 50,600. ये मिस्टर A एंड मिस्टर B इक्वली शेयर करेंगे कितना? 25,300 एंड 25,300। मिस्टर A को 20,000 पे 6% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट पे कैपिटल पे और ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी। मिस्टर बी को सैलरी नहीं दी जाएगी और मिस्टर ए के लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अब इसके बेसिस पे देखते हैं ए का क्लेम। 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट गलत, लोन पे इंटरेस्ट कितना देंगे? 10% नहीं 6% पर एनम। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल गलत, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली।
मिस्टर बी नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, सही है मिस्टर बी की बात। देन उसको रेम्यूनरेशन अलाउ करना चाहिए, बिल्कुल गलत, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, बिल्कुल गलत, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो। क्या क्या 4 कंडीशंस हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली दिए जाएंगे। इस एग्जाम्पल में ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हुए बताना है कि कब मिस्टर ए सही बोल रहा है और कौन सी बात मिस्टर बी की सही है। ये हो जाएगा, अब आंसर पढ़ लेंगे। ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनकी कैपिटल थी 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख। For the year 2016, interest on capital was credited to them 12% instead of 10%. तो जनरल एंट्री एडजस्टमेंट करने के लिए क्या होगा, ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ये एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जनरल एंट्री अभी हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये तब देखेंगे जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पढ़ लेंगे। जस्ट न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। 10% के अकॉर्डिंग कितना बन रहा था? 1,50,000, 3 लाख एंड 6 लाख। जबकि दे कितने से दिया? 12% से हमने दे दिया, तो एक्स्ट्रा कितना दे दिया? 30,000, 60,000, 1,20,000। टोटल कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 2 लाख एंड 10,000। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो इससे प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता 2:3:5 के रेशियो में। तो अब देखते हैं, ए को मिलते 42,000 जबकि उन्हें मिले कितने? केवल 30,000 एक्स्ट्रा, मतलब 12,000 और मिलना है। और बी को एक्स्ट्रा कितना मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 60,000 जबकि रियल में मिलना था 63,000, तो 3,000 और मिलेगा। ये देखिए, ये कौन एक्स्ट्रा ले लिया है? सी को मिल गया एक्स्ट्रा 120 लेकिन मिलना था 105, तो ये 15,000 एक्स्ट्रा जो सी को मिला है वो 3,000 उसमें से बी को दे देगा और ए को दे देगा 12,000। ये एग्जाम्पल आपको जब पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे तब फिर से कीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल मोर क्लियरली। अभी उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख जाएंगे तब ये एग्जाम्पल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट, पावर ऑफ द पार्टनर्स, की पार्टनर्स के क्या पावर होते हैं और क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो देखिए, पार्टनर्स को क्या क्या काम करना है और वो हमेशा कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। पार्टनर्स आर सपोज टू हैव द पावर टू एक्ट इन सर्टेन मैटर्स एंड नॉट टू हैव सच पावर्स इन अदर्स। कुछ मैटर पे उनको ऑटोमेटिकली पावर होता है और कुछ मैटर पे तभी पावर होगा जब उनको दिया गया, अदरवाइज उनको वो पावर नहीं होगा। तो देखते हैं कि अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है कि ये पार्टनर को ये पावर नहीं दिया गया है, तो नॉर्मल केस में पार्टनर्स को ये पावर हमेशा रहेंगे, मतलब वो हमेशा ये काम कर सकते हैं। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पार्टनर को वो पावर नहीं रहेंगे, मतलब विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ये काम नहीं कर सकता। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर बी है एंड मिस्टर सी है, तो कुछ पावर ऐसे हैं जो ये अकेले कर सकते हैं बिना एक दूसरे से पूछे, लेकिन लायबल कौन रहेगा? तीनों। लेकिन कुछ पावर्स ऐसे हैं जो तीनों को एक दूसरे से पूछ के म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ही करना पड़ेगा, वरना उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो देखते हैं कौन कौन से काम ये अपने मन से कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एक ने, मान के चलिए मिस्टर ए ने सेल कर दिया कुछ गुड्स, तो मिस्टर बी और सी ये नहीं बोल सकते कि हमसे पूछ के नहीं सेल किया, हम नहीं मानेंगे। दोनों को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये पावर इम्प्लाइड है कि उनको दिया ही गया है। उसमें मिस्टर बी और मिस्टर सी ये बोल के मना नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता था, हम ये बाय या सेल नहीं मानेंगे। रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसिप्ट, फर्म के नाम पे कुछ पैसा रिसीव करना, जैसे कोई उधारी में परचेज करके गया और बाद में वो पैसा लाया, मिस्टर ए ने लिख लिया, ले लिया पैसा और रेसिप्ट दे दी, तो मिस्टर बी और मिस्टर सी ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं मिला है, हम नहीं जानते, उनको मानना पड़ेगा। ड्राइंग चेक एंड ड्राइंग एंड एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब में
कंपनी के फर्म के बिहाफ में ट्रांजैक्शन करना, तो मिस्टर ए ने ये भी कर दिया मिस्टर बी से बिना पूछे और मिस्टर सी से भी नहीं पूछा। पर वो लोग मिस्टर ए पे चाहे जितना गुस्सा कर लें कि भाई तूने ये काम कैसे कर दिया हमसे बिना पूछे, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं बोल सकते ये हमें चेक नहीं मानेंगे। आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर कर रहा है तो आप पब्लिक ये मानेगी ही कि वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ में कर रहा है। अगर मिस्टर बी और मिस्टर सी को ये चाहिए कि ये मिस्टर ए ना करे, तो उसके लिए पब्लिक को नोटिस देनी पड़ेगी कि हाँ मिस्टर ए ये करता भी है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तक ऐसी कोई नोटिस नहीं दी हुई है तब तक मिस्टर ए कर सकते हैं और मिस्टर बी और मिस्टर सी को मानना ही पड़ेगा। बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विद और विदाउट प्लेसिंग द इन्वेंट्रीज इन द ट्रेड, मतलब बोरो भी कर सकते हैं चाहे तो फर्म के बिहाफ में बिना मिस्टर बी एंड मिस्टर सी से पूछे। एंड इंगेजिंग सर्वेंट, कोई पार्टनरशिप फर्म में दुकान में नौकर चाकर रखना, ये सारे काम बाइंग सेलिंग गुड्स, रिसीविंग मनी, इशूइंग चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और बोरोइंग मनी एंड कीपिंग सर्वेंट, ये सारे काम मिस्टर ए मिस्टर बी और सी से बिना पूछे कर सकते हैं और उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन इन सर्टेन केसेस इंडिविजुअल पार्टनर हैज़ नो पावर टू बाइंड द फर्म। ये जो ए टू जी है नीचे लिखे हुए, ये कुछ काम ऐसे हैं जो म्यूचुअल कंसेंट से होंगे, बी और सी से पूछ के किया है, तीनों मिल के किए हैं तभी वैलिड होगी। किसी एक ने कर दिया तो वो वैलिड नहीं होगा, फर्म बाइंड नहीं होगी। ये कौन कौन से काम है? सबमिटिंग अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फर्म आर्बिट्रेशन, मतलब कोई डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन में डालना, कोई डिस्प्यूट फाइल करना अकेले नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट ओपन करना ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इन द नेम ऑफ पार्टनर, अकेले नहीं कर सकते, तीनों के कंसेंट से ही होगा। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रेलिंक्वेंसमेंट ऑफ एनी क्लेम और प्रोपोर्शन ऑफ द क्लेम, फर्म का कोई क्लेम है, सपोज कोई मॉर्गेज है, कोई प्रॉपर्टी उस पर फर्म का क्लेम है, तो उस क्लेम को रिलिंक्विश नहीं कर सकते, मतलब उस क्लेम को छोड़ नहीं सकते। ये नहीं कि अरे भाई जाओ हो गया माफ़ किया, वो अकेले नहीं कर सकते। बोरो तो कर सकते हैं लेकिन क्लेम छोड़ नहीं सकते अकेले। देन विड्रॉल ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कोई कोर्ट में केस चल रहा है उसको कोई भी एक पार्टनर अकेले विड्रॉ नहीं कर सकता, सबकी कंसेंट से ही होगा। एडमिशन ऑफ लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट कोई केस है उसमें कोई लायबिलिटी एडमिट करना कि हाँ हम इतना रुपया पे कर देंगे, हमारी गलती, ये भी अकेले नहीं कर सकते। देन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो फर्म की है उसे अपने नाम पे कर लेना। एंड एंट्रिंग इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब फर्म का कहीं और पार्टनरशिप कर देना कि पार्टनरशिप फर्म है, फर्म ए को फर्म बी का पार्टनर बना देना, फर्म बी का पार्टनर, फर्म ए विल बिकम फर्म बी पार्टनर। तो ये तीनों म्यूचुअल कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। क्या क्या म्यूचुअल कंसेंट के बिना नहीं कर सकते? डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में सबमिट करना, डिस्प्यूट को में लायबिलिटी एडमिट करना, डिस्प्यूट को विड्रॉ कर लेना, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेना, पार्टनरशिप फर्म को दूसरे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर करा देना, कोई बैंक अकाउंट ओपन कर लेना फर्म के बिहाफ में, और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर लेना इन केस ऑफ डिस्प्यूट और केस ऑफ द फर्म। ये सब काम कोई भी पार्टनर अकेले नहीं कर सकता, सबका कंसेंट होगा तभी पार्टनरशिप फर्म को वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, अदरवाइज वो फर्म को बाइंडिंग नहीं होगा और फर्म उसको मानने से मना कर सकती है। ये पावर ऑफ द पार्टनर्स जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया, एक बार फिर से याद पढ़ के दोनों ही क्या कर सकते हैं, किस चीज़ का पावर है कि अकेले कर दिए तो भी फर्म को बाइंडिंग होगा और किस चीज़ का पावर नहीं है, मतलब अकेले कर दिए तो फर्म को बाइंडिंग नहीं होगा, ये दोनों आपको जानना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अकाउंट्स बनाना, कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं फर्म में, शुरुआत कैसे होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, ये सब वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ये थ्योरीज को समझिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।